हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो हमने पहला चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आपको यस याद दिला दूं जस्ट कि लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की एंड हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी संविधान, वो क्या होता है एंड कैसे जो वर्किंग होती है वो उसमें की जाती है। ये हमने डिस्कस किया था, क्या क्या बॉडीज होती है इसके अंदर। तो डेमोक्रेसी क्या होता है ये हमने देखा था, फिर पॉलिटिकल मैच्योरिटी टॉपिक कवर किया था एंड राइट टू वोट जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया था। तो आज भी हमें 2 टॉपिक कवर करना है दोस्तों। वीडियो छोटा सा होगा आज का, ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू हेल्थ इश्यू थोड़ा सा मैं लंबा लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं। बट डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब नॉर्मल मिल जाएगा, टेंशन मतलब। बाकी तो वो तबियत वगैरह तो चलती रहती है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत हेल्थ हो जाती है, लेकिन आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगा। सिर्फ 2 टॉपिक आज एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा और लंबा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश ग्रामर के, साइंस का फंडा सीरीज, मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज, स्कॉलरशिप का सीरीज, सब चीज आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों। हर चीज हमने अपलोड करके रखा हुआ है, तो प्लीज आप जाइए प्लेलिस्ट में जरूर से चेक करते रहना, ठीक है। और साथ ही में जो हमारा सेकंड चैनल है उसको भी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में जो हमारा इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मुझे बीच बीच में थोड़ा सा कफिंग भी आ रहा है, बट इट्स ओके, मैं मैनेज कर रहा हूँ कैसे ना कैसे। बट डेफिनेटली आपको टेंशन नहीं लेना है कि एक दिन का प्रॉब्लम है, आज का प्रॉब्लम है, कल से आपको सब चीज़ धीरे धीरे बेटर देखने मिलेगी, यानी लेक्चर नंबर 3 से आपको सब चीज़ बेटर हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, ओके। तो प्लीज अगर बीच में मुझे कफिंग होती है तो आप प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहला चीज क्या है, हम लोग को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि यानी कि एक तरीके से पावर को यहां पे देना, यानी कि डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं हेडिंग डाल दूं पहले। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको याद होगा दोस्तों कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर वीडियो था हमारा, उसमें डिस्कस किया था 2 टॉपिक। एक तो आपका डेमोक्रेसी क्या था वो एक्सप्लेन किया था, दूसरा जो टॉपिक था वो था राइट टू वोट, यानी कि हर एक आम इंसान को एक अधिकार है कि वो वोट कर सकता है जब वो अपने एडल्ट एज में आ जाएगा। यानी कि पहले जब 21 साल के होते थे तो वो वोट कर सकते हैं, और आज के दिन यानी कि आप देखा जाए आज के दौरान आप 18 साल के भी होते हो तो भी जो है वोट कर पाओगे। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यार हमारा जो एज लिमिट है वो कम कर दिया, क्योंकि यार हम जो है जल्दी समझदार हो जा रहे हैं आज के डेट में। क्योंकि पहले के लोग 25-25 साल के होते थे लेकिन उतना मेच्योरिटी नहीं आता था। आज के डेट में 15-16 साल के बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि उनको ज्यादा दिमाग आता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ चीजें जल्दी सीख जाते हैं। हमारे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी चीजें जो है पहले से ही पता चल जाती है। तो ये आप में से भी बहुत सारे लोग के साथ हुआ रहेगा, आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेच्योर हो चुके होंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होता है वो सेंट्रल होता है, किसको? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। तो जो भी लोकतंत्र जो गवर्नमेंट जो है वहां पे, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो पावर जो है वो दिया जाता है। और नॉर्मली डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा भी चीज है जो कंट्रोल करता है द मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि अगर गवर्नमेंट सत्ता में है, गवर्नमेंट फॉर्म किया हुआ है, तो वो मिसयूज भी कर सकता है। तो उसी के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गवर्नमेंट जो है मिसयूज नहीं कर पाते। लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि ये कंट्रोल करता है कि कोई भी गवर्नमेंट पावर का मिसयूज ना कर पाए, और साथ ही में ये क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज को। बहुत सारे पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट जो होते हैं, इनको एक तरीके से क्या करता है, एनकरेज करता है, ताकि जो कॉमन पीपल है वो पार्टिसिपेट कर सके और पॉलिटिक्स में आ सके। तो इस प्रकार का भी कंट्रीब्यूशन और एक तरीके से पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करता है। तो इसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से बात करें, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो भी होता है ना स्टेट पॉलिसी का, इसमें आपका प्रोविजन बनाया गया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। ये इसका एक, इसमें आप बोल सकते हो एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो इंक्लूड किया गया है वो हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है दोस्तों, इज रिगार्डिंग द एम्पावरिंग ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं उसको एम्पावर करने के लिए ये सबसे ज्यादा प्रोविजंस लिया गया है। एंड साथ ही में ये देखा गया है कि यार जो गवर्नमेंट है उसको हम कैसे रियलिटी में लेके आ सके, इस प्रकार का
लिया हुआ है। एंड जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस की बात की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स बनाए गए थे ये डेमोक्रेटिक जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है उसको फॉर्म करने के लिए। क्योंकि देखो जब हमारा ये हुआ था, इंडिपेंडेंस जब हुआ था, तो उसके पहले का जो टाइम था उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो थी वो बन नहीं पा रही थी, बिकॉज गवर्नमेंट जो थी वो किसकी थी, ब्रिटिश की थी। तो वो इतनी सुनती नहीं थी, हमारे जो भी इंडियंस कहते थे, पॉलिटिकल लीडर्स कहते थे, तो वो सुनती नहीं थी, मनमानी करते थे। लेकिन संविधान जब बनाया गया, हमें आजादी मिल गई, संविधान बनाया गया, तो इसमें ये जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसमें डाल दिया गया, और इसमें ही कुछ रूल्स बने, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट बनाए गए। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो था इंडिया का, वो इसमें आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता है ना बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, यानी कि अमेंडमेंट को मैं हिंदी में बोलूं तो नंबर वाइज समझ लो, नंबर होता है ना, 1 नंबर पे ये है क्लॉज बोलते हैं ना, पहले नंबर पे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, वैसे अमेंडमेंट होता है, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में ही है, ठीक है। जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है किसको, लोकल सेल्फ गवर्निंग जो बॉडीज होती है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको एक तरीके से डिसेंट्रलाइज करता है और एक तरीके से पावर उनकी जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस नॉर्मली देखा जाए तो कुछ ज्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको आराम से पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एक और टॉपिक हमें आज पढ़ना है दोस्तों, जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू, ये तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जो अभी पूछने वाला है वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। जैसे कल के दिन लेक्चर नंबर 1 में आपने पढ़ा था राइट टू वोट, यानी हर एक इंसान को एक अधिकार होता है 18 साल के बाद कि वो वोट कर सकता है। तो सेम एक इंफॉर्मेशन है, राइट एक टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि हर किसी को इंफॉर्मेशन लेने का हक है। तो वो टॉपिक क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली है क्या। तो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करूं, जो सिटीजन एम्पावरमेंट में, तो यानी कि जो आम नागरिक है उनको भी यहां पे एक पावर मिलनी चाहिए, तो उसको हम लोग सिटीजन एम्पावरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सिटीजन एम्पावरमेंट जो होता है दोस्तों यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कंडीशन माना जाता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए, ठीक है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, किसके लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए, ताकि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ये सब पॉलिटिकल इवेंट्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन जब हुआ, ठीक है ना, जब सिटीजन्स, जो आम इंसान है, सिटीजन्स यानी कि आम इंसान, और जो आपके गवर्नमेंट बॉडीज है या फिर गवर्नमेंट के जो पार्टीज है, उनके बीच में कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो थोड़ा सा बढ़ गया, यानी इंक्रीज हो गया। इसके वजह से क्या हुआ कि जो लोगों को पहले पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, डरते थे आने के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू फिल्टर होने लगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जब कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई पार्टी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति अगर एक नॉर्मल आदमी से मिलता है और वो उससे जब बातें करता है, कुछ चीजें शेयर करता है, तो जो आम इंसान जो होता है, एक नॉर्मल सिटीजन होता है, वो समझ पाता है कि जो पॉलिटिक्स जितना भयंकर लगता है उतना है नहीं, आप उसको इजीली कर सकते हो और इजीली उसके अंदर एंटर भी हो सकते हो। तो ये भी चीज देखा गया। और बहुत सारी चीज ये है कि इसके वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जब एक तरीके से कम्युनिकेशन जब एस्टैब्लिश किया ना, उसके वजह से जो डेमोक्रेसी था, यानी कि जो लोकतंत्र था, वो काफी ज्यादा मजबूत भी हुआ, उसको एक मजबूती प्रदान किया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, ठीक है ना। और एक तरीके से क्या हो गया, एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, यानी कि यार आप पॉलिटिशियन के ऊपर, जो भी नेता रहेंगे, जो भी मिनिस्टर्स रहेंगे, और एक आम इंसान, ये दोनों के बीच में क्या हो गया, एक ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में पैसा नहीं है, वो है ट्रस्ट। अगर आप किसी पे भी विश्वास रखते हो तो वो सबसे बड़ा धन है, या फिर आप बोल सकते हो सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि ट्रस्ट जो होता है, अगर किसी इंसान ने ब्रेक कर दिया तो फिर आप वापस से उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है। आपका करोड़ क्या बहुत सारी चीज का नुकसान हो सकता है अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो। लेकिन ये चीज जो है, इसके वजह से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे आते हैं। तो नॉर्मली क्या हुआ कि ये जो रिलेशनशिप जब बिल्ड हुआ, तो इसके वजह से जो इनका ट्रस्ट था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, पॉलिटिशियंस का, या फिर आप बोल सकते हो मिनिस्टर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का, और नॉर्मल सिटीजन्स का, ठीक है ना। और यही जो चीज है ना, ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। यानी गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक आम इंसान को भी हक है चीजें जानने का, जो सिर्फ पॉलिटिशियन या फिर किसको पता होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो क्या रखती है, ट्रांसपेरेंसी रखती है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ना ओपन रखती है, कि जो भी काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा दोस्तों कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम 1 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। जैसे कोविड-19 का जो सिचुएशन आया था, तो उन्होंने समथिंग लाख करोड़, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली कितने लाख करोड़ का था, बट नियर अबाउट समथिंग 1 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास इतना उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था कि जो भी तकलीफ होगी देश में, हम इस पैसे से उसको टैकल करेंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे इन पैसों से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंसी दिखाया कि हम जो है अपने पब्लिक को भरोसा बता रहे हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करो, देखो यार हम इतना कर रहे हैं, करेक्ट है।
यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखा गया है कि जब भी आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाओगे तो आपको एक नॉर्मल इंसान को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड इसी चीज को बोला जाता है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी एक आम आदमी का हक है हर चीज को जानना। समझ में आ रहा है? जो बहुत सारी चीज, ऐसा नहीं है कि हर चीज मतलब अंदर ही अंदर घुस जाओ यार, फैमिली के बीच में क्या हो रहा है वो भी पूछ लो, लेकिन जो देश चलाने का जो प्रोसेस होता है या फिर जो भी चीजें होती है वो कहीं ना कहीं पब्लिकली अनाउंस होती है। जो भी फाइनेंस में कुछ भी होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर के जो मीटिंग होते हैं, पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, वो भी लाइव आता है टीवी पे, पता है आपको। तो हर चीज जो भी गवर्नमेंट करती है ना, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पब्लिकली ही करती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना ही पड़ता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, राइट टू इंफॉर्मेशन दे रही है। किसको दे रही है? आम नागरिक को दे रही है, टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो पारदर्शिता बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी में बोलूं तो पारदर्शिता, यानी कि हम क्या कर रहे हैं वो पूरा हम आपको बता रहे हैं, एक तरीके से विदाउट एनी मतलब बोलते हैं ना छुपा के काम करना, वैसा नहीं कर रहे हैं, वो हर चीज बता रहे हैं आपको। इसी से आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। किससे? पॉलिटिशियन से। कभी ऐसा हुआ है क्या कि यार सब देशवासी का गवर्नमेंट के ऊपर से जो है विश्वास उड़ गया और बोलेंगे कि हट इस बार तो मैं कोई नहीं वोट करेगा, जीरो वोट, मतलब कोई वोट ही नहीं करेगा। दुनिया में अगर इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं तो 135 के 35 करोड़ लोग वोट ही नहीं करेंगे। ऐसा हुआ है कि कभी? जिंदगी भर नहीं होगा और आगे होगा भी नहीं, क्योंकि कभी ना कभी कुछ लोग का मन उठ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे आर गोइंग टू वोट देम। क्यों? क्योंकि यार उनका ट्रस्ट है हम पे, तो हम भी उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। भले सरकारें पलटती रहेगी, कभी इसके ऊपर विश्वास था, आज इंसान के ऊपर विश्वास है, आज इस पार्टी के ऊपर मुझे विश्वास है, तो हो सकता है कल उसके ऊपर हो, लेकिन पार्टी चेंज होती रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो बनी रहेगी ना। तो गवर्नमेंट जो है मेंटेन रहे, इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया गया। ठीक है, एंड इसके वजह से क्या हुआ कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन था ना, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया, मोर ट्रांसपेरेंट बनाया, यानी कि ज्यादा पारदर्शिता बना गया, ताकि लोगों को पता चल सा रहे कि गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें हो रही है, कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। अगर आप मिनिस्टर भी चेंज करते हो तो भी अनाउंस करना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, ये हर चीज पब्लिकली रिवील भी करना पड़ता है। एंड साथ ही में जो भी सीक्रेसी होती है, यानी कि जो भी सीक्रेट चीजें होती हैं वो भी पब्लिकली बताना पड़ता है, ताकि जो गवर्नमेंट का वर्किंग है वो बना रहे। ठीक है, तो हुआ ये था कि आफ्टर द ईयर 2000, यानी कि 2000 जो साल था, लगभग 2000 यानी 2000 का जब जमाना आया, आज से 21 साल पहले, 2021 चल रहा है ना, तो जब 2000 आया वो ईयर के बाद जो पूरा अप्रोच था ना, वो क्या था, टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म चेंज, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो भी रूल्स था, रिफॉर्म्स था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज होने लगा। एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है वो उसको राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर राइट ऑफ सिटीजन मान लिया गया, यानी कि जो भी आप लोकतंत्र में जो चीजें ला रहे हो, रिफॉर्म ला रहे हो, या फिर आप जो भी लॉज ला रहे हो, वो हक बन गया कि एक आम इंसान भी उसको जानना चाहेगा और जान सकता है, ये एक हक बन गया। कभी? 2000 के बाद, यानी राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी कि नोइंग एवरीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट इज द राइट ऑफ ए सिटीजन। अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं उनको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज रूल्स में लिखा गया। एंड उसके हिसाब से क्या हो गया, अकॉर्डिंगली, कि जो सिटीजन थे हमारे इंडिया के, उनको मिल गया राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी हर चीज उनको जानने का हक है। जो भी इंफॉर्मेशन है जानने का हक है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे फूड की बात हो, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, हर चीज उनको जानने का हक है। और ये जो हक है वो कमजोर नहीं बनाता है गवर्नमेंट को, वो उल्टा मजबूत बनाता है। क्यों मजबूत बनाता है? क्योंकि हमको, अगर आप कुछ बता रहे हो, गवर्नमेंट अपना कुछ बातें हमको बता रही है नॉर्मल पब्लिक को, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा और हम भी भरोसा करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर कि यार ठीक है, आप लोग जो करो यार, वोट हम आपको ही देंगे। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो हम वोट उनको ही देंगे। तो ये जो होता है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक रिलेशनशिप, ट्रस्ट होता है जो हम लोग करते हैं, जिसके वजह से स्ट्रेंथन होता है हमारा डेमोक्रेसी, हमारा जो लोकतंत्र है, भारत का जो संविधान है, डेमोक्रेसी जो है वो क्या होता है, और ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों आज का टॉपिक। जैसे मैंने बोला कि आज बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बना पाऊंगा ड्यू टू सम हेल्थ इशू, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अपन है ना। तो लेक्चर नंबर 3 जो आएगा, आपको जल्द से जल्द थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा। लेक्चर नंबर 3 में जो आगे के टॉपिक्स जो रह गए, 2 से 3 लेक्चर और दोस्तों, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है यार, ये सब चीज थोड़े से बोरिंग भी होते हैं, लेकिन यार थोड़ा पेशेंस बनाकर रखो, क्योंकि हम लोग को नॉलेज लेना है। ठीक है, और खासकर ऐसे लोग जो तो अपना करियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, या फिर उनको इंटरेस्ट है ये सब चीज में, तो जरूर से ध्यान से पढ़ा करो यार, हर चीज में क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।